अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथवे यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 8 को। आर्टिकल नंबर 8 क्या है? लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर हम इसको समझें, आर्टिकल 8 डिक्लेयर्स दैट एनी लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद और टेक्स अवे और लिमिट्स द फंडामेंटल राइट्स provided in the constitution shall be void to the extent of such inconsistency। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 8 बहुत सिंपल है। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर कोई लॉ ऐसा हो जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो या उन राइट्स को कम करता हो, तो वो लॉ वैलिड नहीं होता। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बन सकता। और अगर पहले से कोई ऐसा लॉ मौजूद हो जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो या इनकंसिस्टेंट हो, तो उस लॉ का सिर्फ वो हिस्सा वॉइड हो जाता है जो उन राइट्स को अफेक्ट करता हो। अब हम आर्टिकल 8 के क्लॉजेस को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 8 का क्लॉज 1 हमें क्या बताता है? क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट एनी एग्जिस्टिंग लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेट्स फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। आर्टिकल 8 का क्लॉज 1 ये बेसिक रूल बताता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के कॉन्ट्रेरी हो, तो वो लॉ पूरा खत्म नहीं होता, बल्कि सिर्फ उतना हिस्सा वॉइड होता है जो उन राइट्स को अफेक्ट करता हो। अब जब ये बात क्लियर हो गई है कि राइट्स के अगेंस्ट लॉ वैलिड नहीं होता, तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्लॉज 2 हमें क्या बताता है। क्लॉज 2 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी फ्यूचर लॉ व्हिच टेक्स अवे और एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स। मींस क्लॉज 2 ये बात आगे लेके जाता है कि स्टेट फ्यूचर में बिल्कुल भी ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करे या रिड्यूस करे। लेकिन हर रूल के साथ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो हमें क्लॉज 3 आगे जाके बताएगा। Clause 3 excludes law relating to the armed force, police and preventive detention from the full application of Article 8। Clause 3 ये बताता है कि आर्मी, पुलिस और प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉज में फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड हो सकते हैं ताकि डिसिप्लिन और नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके। क्लॉज 4 हमें क्या बताता है? क्लॉज 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट समझाता है, और वो ये कि क्लॉज 4 स्टेट्स दैट आर्टिकल 8 does not apply to constitutional amendments made under Article 239। क्लॉज 4 क्लियर करता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू अमेंड किया जाए, तो आर्टिकल 8 उस अमेंडमेंट को वॉइड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 239 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट पास कर दे और उस अमेंडमेंट से किसी फंडामेंटल राइट पर असर भी पड़े, तो फिर आर्टिकल 8 के जरिए उस अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉज 5। क्लॉज 5 हमें क्या बताता है? क्लॉज 5 में स्टेट को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। क्लॉज 5 अलाउज द स्टेट टू मेक लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इवन इफ सर्टन फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड। यानी जब मुल्क की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी या पब्लिक इंटरेस्ट का मसला होगा, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को टेम्पररी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और आखिर में हमारे पास है क्लॉज 6, जो कि इस पूरे आर्टिकल को बैलेंस करता है। क्लॉज 6 प्रोवाइड्स that Article 8 shall not be used to invalidate reasonable and lawful restriction imposed by the law। क्लॉज 6 ये इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स का मिसयूज ना हो, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लॉ के अंडर हो और रीजनेबल हो, तो उसे सिर्फ आर्टिकल 8 की बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर पूरा आर्टिकल 8 देखा जाए, तो ये समझ आता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खुद उनके साथ रीजनेबल लिमिट्स भी अलाउ करता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आर्टिकल 9 को डिस्कस करेंगे।